चलो बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। कल मैंने कहां तक पढ़ाया था ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें अब अगला टॉपिक लिखो, इक्विलिब्रियम लेवल। देखो बेटा ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? जहां पर एडी बराबर होती है एएस के, यानी सी प्लस आई बराबर होती है सी प्लस एस के, यानी इन्वेस्टमेंट बराबर होती है सेविंग के। अच्छा ये मैंने करा नहीं लिंक, अरे कर रहा हूं बेटा लिंक। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? एडी बराबर है ए एस के और आई बराबर है एस के। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम अकॉर्डिंग टू केन्स पढ़ रहे हैं। तो केन्स के अकॉर्डिंग डिमांड को चेंज नहीं करते हम सप्लाई के अनुसार। केन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के अनुसार एडजस्ट करते हैं। पता नहीं कैसे एमसीक्यू में बात पूछ लें। केन्स के अकॉर्डिंग सेविंग को इन्वेस्टमेंट के अनुसार एडजस्ट करते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है। कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है। ठीक है, हर इकोनॉमी तो मैं बड़ी बड़ी थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं, मेन मेन लाइनें लिख रहा हूं जो एमसीक्यू के लिए बनेंगी। हर इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर ऑपरेट करती है। ठीक है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो एग्रीगेट सप्लाई में बढ़ा भी सकता हूं घटा भी सकता हूं। तो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा घटा के हम किसके बराबर लाते हैं? एडी के बराबर। सेविंग को बढ़ा घटा के किसके बराबर लाते हैं? इन्वेस्टमेंट। डायग्राम बनाने का कोई सेंस मुझे लग नहीं रहा है इसमें बेटा। बस आपको इसमें एक बात याद रखनी है, क्या कि शॉर्ट रन पीरियड में क्या सिचुएशन पॉसिबल है। इन शॉर्ट रन पीरियड एडी बराबर हो सकता है एएस के। एएस लिखो पहले, एएस बराबर हो सकता है एडी के। एएस बड़ा भी हो सकता है एडी से, एएस छोटा भी हो सकता है एडी से। बट इन लॉन्ग रन पीरियड एएस हमेशा किसके बराबर होगा? एडी के बराबर होगा। ये केंशन थ्योरी का प्रोसेस पढ़ा है बेटा। डायग्राम बनाने का कोई सेंस बनेगा नहीं इसमें, क्योंकि डायग्राम में बस क्या दिखाऊंगा मैं? एडी इज इक्वल टू एएस। नहीं, यहीं से शुरुआत किया। क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है? अब कल वाला भी अभी तक नहीं लिखा हुआ है। लिखना नहीं है, वो एक चीज थोड़ी सी रह गई, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। अभी पहले ये लिख ले, फिर मैं कर रहा हूं मैं फिर ऊपर। मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है यार।
ये तो हो जाएगा, इसमें क्या है। ये हो जाएगा। ये कैसे चल रहा है? हाँ? पता नहीं क्या चल रहा है। अब दिखाऊं ऊपर वाला? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी या हैं। इक्विलिब्रियम लेवल पे दोनों इक्वल होती है। बढ़े क्या आगे? लॉन्ग रन पीरियड, अरे ये तो इकोनॉमिक में कई बार पढ़ चुके हैं बेटा हम। एसआरपी मतलब शॉर्ट रन पीरियड और एलआरपी मतलब लॉन्ग रन पीरियड। हाँ बेटा, हो भी सकते हैं, तीनों में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये वाली भी और ये भी। पर लॉन्ग रन में एएस हमेशा किसके बराबर होगा? एडी के। चलो भाई ऊपर वाला जल्दी से नोट कर जो करना था फटाफट से, फिर मेरे को आगे बढ़ना है। पूरे हैं तो सुनिए, अब ध्यान देना बेटा, दो चीजें लिख रहा हूं मैं आमने सामने, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। एक ब्रेक इवन पॉइंट और एक इक्विलिब्रियम लेवल। ब्रेक इवन पॉइंट में सी वाई के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम लेवल में एडी और एएस बराबर होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग जीरो होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था इसमें, फिर उसके बाद आ जाएंगे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड पे। बोलूं? देखो, एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है बेटा, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस। ऑटोनॉमस मतलब इंड्यूस्ड,
ऑटोनोमस मतलब जो डिपेंड नहीं करती इनकम पे, नॉट डिपेंड ऑन इनकम। और इंड्यूस मतलब द इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीज with increase in income। अब इसमें आपको बस एक बात याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट में और इंटरेस्ट रेट में एक रिलेशन होता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट का रेट कम होने लगता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। इसके बेस पर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। आप बताओ, बैंक ज्यादा कर्जा लेगा तो लोग बिजनेस में ज्यादा कर्जा लेके लगाएंगे? ब्याज लेगा जब बैंक ज्यादा? नहीं। जब बैंक ब्याज दर गिराएगा तो लोग ज्यादा कर्जा लेके इन्वेस्ट करेंगे। एक एक्स एंड पढ़ा था कुछ ऐसा, और एक्स पोस्ट, ध्यान आ रहा है कुछ? क्या था एक्स एंड इन्वेस्टमेंट? मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट। ये कब प्लान की जाती है? एट बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। एक्स पोस्ट मतलब एंड में, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एट एंड ऑफ फिस्कल ईयर। अच्छा, प्लान में और नॉन प्लान में क्या फर्क है? एक्स पोस्ट में और एक्स एंड में जरूरी है जितना प्लान करते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट होगी? उससे कम ज्यादा हो सकती है जनरली। तो एक्स पोस्ट में क्या क्या आता है? प्लान प्लस नॉन प्लान दोनों आते हैं। सेम इसी बेस पर एक्स एंड सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग है। सेम यही लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है बेटा। अब आते हैं मेन एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। करवाऊं क्या? सेविंग में भी सेम है। बिगनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। जी कल आए थे छुट्टी पे थे कल? कुछ पढ़ रहे हो या बैठ के बस चले जाते हो? ये फिस्कल फोटो और कौन सा होगा? बस फिस्कल ईयर ही होता है गवर्नमेंट ना उसके अलावा कैलेंडर ईयर। गुलाबी का सिंबल। इकतीस दिसंबर को नया साल बनाते हो? जनवरी जो अधिकतर भारतीय उसको बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? उसको सकती क्या नया आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब शुरू होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब तक जो हमने पढ़ा वो सब पढ़ा केंशन के थ्रू। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल कह दो, क्लासिकल कह दो। क्लासिकल अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में मतलब ये तो एक ही है,
अब तक बेटा जो हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, वो था अकॉर्डिंग टू केंशियन। तो उसे कुछ लोग केंशियन थ्योरी भी या केंशियन अप्रोच भी कह देते हैं। और अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो, अकॉर्डिंग टू केन्स, डिमांड अपनी सप्लाई खुद क्रिएट करती है, उसका मानना यह है। यानी कि केन्स का मानना है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। जबकि क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। मतलब क्लासिकल थ्योरी कहती है जो भी कुछ है, जितने रिसोर्स हैं, यूज करके माल बना दो, माल बनाओगे तो बिक तो जाएगा ही। तो केन्स कहता है जितनी डिमांड है उतना माल बनाओ, और क्लासिकल थ्योरी कहती है सब बना दो, जितना बनाओगे उतना बिक जाएगा। तो केन्स के अनुसार डिमांड कांस्टेंट रखा इसने, और क्लासिकल थ्योरी ने सप्लाई को कांस्टेंट रखा बेटा। केन्स के अनुसार इकोनॉमी हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने पूरे रिसोर्स यूज नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे रिसोर्स क्या जा रहे हैं? आइडली पड़े, वेस्ट जा रहे हैं। जबकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार इकोनॉमी हमेशा किस पे ऑपरेट करती है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट एट। इसके अनुसार किस पे ऑपरेट करती है? वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ठीक है, ये दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है। पता नहीं इसके बेस पर कोई थ्योरी बन जाए, एमसीक्यू बन जाए मतलब। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या हमें पढ़ना है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब आप लोग समझते हैं एम्प्लॉयमेंट का मतलब? भाई लोग एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं इंसान को नौकरी देना, जबकि मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का मतलब है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करना, ये एम्प्लॉयमेंट है। और रिसोर्स का अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है। रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, पढ़ा होगा, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन, पढ़ा था ना। तो ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्स है और थिंग भी रिसोर्स है। तो जब हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो हम कहते हैं अपने रिसोर्स को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन्हें एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? that resource are not in use, that is resources are leaved idle, उन्हें खाली छोड़ रखा है। ठीक है। अब ह्यूमन जनरली आदमी किसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट समझता है? ह्यूमन बीइंग के हिसाब से। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके का होता है बेटा, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। आप लोग रोजगार में हैं या खाली हैं? अपनी मर्जी से या मजबूरी है कि तुम्हें कोई नौकरी मिल नहीं रही? ढूंढी आज तक? भाई तुम 12वीं पास भी नहीं हो अभी, उस हिसाब से 12,000 रुपए मार्केट रेट है। 12,000 रुपए के रेट में नौकरी ना मिले और तुम खूब कोशिश कर रहे हो, तब आप कहलाओगे अनएम्प्लॉयड। कौन से वाले अनएम्प्लॉयड? इनवॉलंटरी। फिलहाल आप वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो। पास 12वीं भी नहीं की, सपने हैं कि 5 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए। कैसे मिल जाएगी भाई? हाँ जी, है ना। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट पर काम करने को तैयार नहीं है।
ये लोग कहलाते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। जबकि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड क्या है? जो पर्सन प्रिवेलिंग मार्केट, प्रिवेलिंग मतलब जो मार्केट में चल रहा है, वेज रेट पर काम करने को तैयार है पर काम नहीं मिल रहा, तो वो लोग हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। तो तीसरी टर्म इसमें लिख रहा हूं, फुल एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस, हाँ, आइडल मतलब खाली पड़े हैं। आज छुट्टी पे कौन कौन है अभी? बड़े आगे क्या? प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। और जो काम करने को तैयार हैं पर काम नहीं मिल रहा, वो लोग क्या हैं? वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा? क्यों? फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती पकड़ के काम पे कोई ना लगा दोगे। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात याद रखना, इसके बेस पर एमसीक्यू बन जाता है, इस लाइन की बेस पर। भाई सीधी सी बात है, जो काम करने को तैयार है, अगर उन्हें काम मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। ठीक है? कैसे परेशान है तू? सुनिए तो अब आते हैं इस चैप्टर के भैया जो सबसे मेन टॉपिक चला करता था 12वीं में, जिसमें से 100% क्वेश्चन आता था। क्या था वो? एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। याद आ रहा है? तो एक तरफ एक्सेस डिमांड और एक तरफ डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड से क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। और डेफिसिट डिमांड से क्या आता है? डिफ्लेशन आता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसका आंसर इस डायग्राम में मिल जाएगा। देखो बेटा, ये है मेरी एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई, और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है, मतलब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम कर नहीं सकते। ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो हम कर सकते हैं। कहां तक? इस पॉइंट तक। तो दिस वन इज प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या इससे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं हम? नहीं। अब देखो, हमें तो अपनी कभी किताबें 12वीं की समझ में आती नहीं थी बेटा। रीजन, जब एजम्पशन पढ़ो
एक्सेस डेफिसिट डिमांड की, तो एजम्पशन में लिखवाते थे कि हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है, तो यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो नहीं सकता, है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो नहीं सकता। अब बाद में रीजन जब देते थे तो कह देते थे एक्सेस एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सेस ये हो रहा है। यार तो सब पल्ले ही नहीं पड़ी किताब, कौन सा राइटर लिखता था ये अजीबोगरीब सी चीजें। ऐसे ही वैसे कोर्स में टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो ये एक्सपोर्ट कहां से आ गया, सोचने की बात है ना, ये इंपोर्ट कहां से आ गया फिर अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है। तो मैं तो अपनी बात पर कायम हूं, तो मैं कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रीजन मैं नहीं दूंगा। ठीक, अब सुनो, जब एजम्पशन है इकोनॉमी क्लोज है, अब एक्चुअल डिमांड हमारी इस जगह पर है बेटा, यह एक्चुअल डिमांड है। तो देखा जाए तो समस्या क्या है, कुछ भी नहीं, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन ज्यादा कर दो, समस्या दूर। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जब हम ऑलरेडी फुल रिसोर्स यूज कर चुके हैं तो क्या इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है? तो ये जो आपको एक्स्ट्रा डिमांड दिख रही है, इस डिमांड को आप पूरा कैसे कर सकते हो ये बताओ। अब ये मत कह देना इंपोर्ट कर लो माल, मैं पहले बोल चुका हूं, एज्यूम कर रहे हैं इकोनॉमी क्लोज है, तो इसी को इसीलिए कहा गया एक्सेस डिमांड। अब आप खुद बताओ, जब मार्केट में सिचुएशन ऐसी होती है कि डिमांड कम ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो होता क्या है, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है, आया ना, लोग वही स्टॉक इकट्ठा करके रखना शुरू कर देते हैं। या जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो कुछ लोग जिन पे ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है, चीजों के रेट बढ़ते हैं, और इसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं। अब दुनिया में जनरली किसी भी देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल बड़ा मुश्किल से हो पा रहा है, यह होता ही नहीं है। कारण, हर साल हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, पर जितना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उससे ज्यादा आबादी बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट, जितनी हमने पुरानी कमी दूर की, उससे ज्यादा नई कमी पैदा हो जाती है बेटा, है ना, उससे ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा क्या होता है, हर साल जनरली महंगाई बढ़ती है। अब इसका मतलब नया इक्विलिब्रियम लेवल इस जगह पर है, तो लोग खर्च इस लेवल पे करने को तैयार है। ये जीरो था तो ये 1, तो इस गैप को क्या नाम दे दिया गया, इन्फ्लेशनरी गैप। इतनी नॉलेज बहुत है इसका एमसीक्यू क्रैक करने के लिए, ठीक है जी। अब दूसरे पे आते हैं, अभी तो इसी पेज पे बेटा, सीधी सी एक बात बता, मेरे पास मैक्सिमम क्षमता है 40 बच्चे पढ़ाने की एक बैच में, बच्चे आ जाए 60, ठीक है, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं बचाना, मतलब ना मेरे पे टाइम बचाना चाहिए ना कुछ और। तो ऐसे में क्या मैं 60 बच्चे पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ? बच्चे कितने पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ? 60। और बच्चे कितने आ गए? 60 आ रहे हैं, मैं क्षमता रखता हूँ 40। तो बच्चे क्या करेंगे, लालच देंगे, भैया 500 रुपये फालतू ले लेना, मुझे पढ़ा दो। यही होता है ना, जब शॉर्टेज होती है मार्केट में, तो एक शॉर्ट में क्या करूंगा, फीस बढ़ा दूंगा, जबकि बच्चे उतने चांस ही बढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई ना, इन्फ्लेशन। सही है। अब सेम ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई जा रही है, ये है प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये चार्जर अपना भी काम करके पता कौन सी वाली वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अपने नॉर्मल वाले को तो बोलते हैं। जिस हिसाब से गेट वगैरह सब ये खुला हुआ है ओपन, तो बंद होगा तो बड़ी हो जाएगा। हाँ जी, प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अब इस बात से पता लगता है ना, ये आजकल एसी सर्विस में स्कैम ही है, गैस पागल बनाने वाली बात ही। प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब
एक्चुअल डिमांड यहां है बेटा, एक्चुअल डिमांड यहां है। तो अब एक बात बताओ, जब डिमांड कम है और गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस है तो गुड्स वेस्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना? तो इसे कह दिया जाता है डेफिशिट डिमांड। अब जब प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड कम है तो जनरली क्या होगा? अरे भैया प्रोड्यूसर लालच देंगे कंज्यूमर को, भैया सस्ते में माल देने ले लो, यानी कीमतें गिरेंगी, लोगों का खर्चा गिरेगा, डिफ्लेशन आया और जो एडी कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ? डाउनवर्ड टू राइट शिफ्ट हुआ, और इसे क्या हुआ? डिफ्लेशनरी गैप कह दिया इसे। ठीक है जी, इन दोनों में से कौन बुरा है कौन अच्छा है? ये भी बुरा है, बुरी कंडीशन है, बैड कंडीशन है, और ये भी ज्यादा बुरी कंडीशन है ये। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? महंगाई बढ़ना अच्छा, महंगाई घटना बुरा? अरे भैया महंगाई इसलिए बढ़े कि प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो अच्छी बात है, पर महंगाई इसलिए बढ़े कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी नहीं बिक रहा है, इसलिए माल सस्ता बिक रहा है, तो इसका मतलब हमारे देश के पास आगे ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। अब एक बात बताओ, कोई भी कंट्री ग्रोथ कैसे करती है? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है। अरे जितना प्रोड्यूस कर रहा हूं वही माल नहीं बिक रहा, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा भी लूंगा तो वो एक्स्ट्रा माल कहां बिकेगा? तो यानी कि हम आगे बढ़ने की जगह कहां जा रहे हैं? बैकवर्ड जा रहे हैं। तो अभी क्या बढ़ा हमने? इकोनॉमिक क्लोज है, बढ़ा नहीं बढ़ा? जैसे एक्सेस डिमांड है तो इसे डेफिशिट सप्लाई भी कह सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है। क्या बोला था मैंने ट्रेडिशनल में? सप्लाई कांस्टेंट रखनी है। हाँ, इसका सोचो, मैं ग्रोथ कैसे करता? मेरे पास और शेयर बढ़ जाए और बच्चे आते हैं। अबे मेरे पास 40 शेयर है, बच्चे ही 25 आ जाए पढ़ने, तो मैं और एक्स्ट्रा शेयर ला भी लूंगा तो क्या मेरी कमाई बढ़ जाएगी? तो मेरे तो आगे बढ़ने के रास्ते ही खत्म आए ना। तो इकोनॉमी के आगे बढ़ने के रास्ते खत्म हो जाते हैं डेफिसिट डिमांड में, यानी कि आगे ग्रोथ नजर नहीं आ रही। ग्रोथ करके भी क्या करूंगा जब जो प्रोड्यूस कर रहा हूं वही माल नहीं बिकेगा? इसलिए ये ज्यादा बुरी कंडीशन है। सही है जी? देखो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ती है, मैं मानता हूं हर साल। अरे तो यार लोग अपनी इनकम भी तो इस हिसाब से बढ़ाते हैं भाई, जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ती है, लोग फीस बढ़ा देते हैं, है ना? पर ऐसे सोचो कि जो गुड्स अवेलेबल है उन्हें बेचने के लिए सस्ता करना पड़े। क्यों? क्योंकि गुड्स बिक ही नहीं रहे, तो अगले साल प्रोडक्शन का क्या होगा? लेवल गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो जीडीपी गिर नहीं गई यानी कि। अब रेमेडीज, ध्यान है, देखो 15 मिनट का चैप्टर बचा है, पढ़ लोगे तो शांति से। सबसे पहले टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। इसके बाद ना फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जो है ना गवर्नमेंट बजट, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 या 3। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और रेमेडीज टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड। हाँ जी, अब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, मतलब डिमांड बढ़ानी है घटानी है? डिमांड कम करने के एफर्ट करते हैं। यहां पर डिमांड बढ़ाने के एफर्ट करने हैं। डिमांड कम कैसे होगी? जब लोगों के हाथ से पैसा कम कर दें, यानी कि जो की इंटीग्रेंट है, जो पीछे की भावना है, थीम है, वो क्या है?
मनी सप्लाई को कम कर दो। वो वाले यहां पर थीम क्या है? मनी सप्लाई बढ़ा दो। जो टेबल में हाँ, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग अपने आप ही चीजें ज्यादा खरीदेंगे। ये मेन थीम है। जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा उस पॉइंट के पीछे भावना होगी यहां पर मनी सप्लाई बढ़ाना, घटाना एक जगह, और एक जगह मनी सप्लाई बढ़ाना। ठीक है, लिखो ये पहले। आज उसमें बुढ़ल के क्वेश्चन कराने हैं ना, करके लाए थे कुछ? नहीं क्वेश्चन कहाँ से? यार, वो तुम्हारे पास पूरी पीडीएफ है। हाँ, उसकी तो पूरी बात है। मेरे एक ईको के तो कर लिए सर। ईको भी है, वो कर भी नहीं। बढ़े आगे। लेफ्ट टेबल में हो। हाँ, अब तो टेबल से काम चल जाएगा, लिखना तो कुछ वैसे भी नहीं है। अब सुनो, सबसे पहला मेजर है फिस्कल पॉलिसी। टेबल गलत बन गया, ये ज्यादा बड़े बन गए, ये छोटा रह गई जगह। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अरे छोड़ो, नीचे लिखता हूं साफ साफ। भैया थोड़ा तो ऊपर। वो मैं दोबारा लिख रहा हूं ना, दोबारा लिख रहा हूं ना। बातें ना करके काम में ध्यान लगा लो बेटा प्लीज। सुनिए, अब तो एक तरफ एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, उसके लिए मनी सप्लाई घटानी है, और एक तरफ डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल करना है, उसके लिए मनी सप्लाई बढ़ानी है। ऐसा ही है ना? तो बोल लो, अब इसमें सबसे पहला मेजर आता है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट वाली। ये किसकी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या डेफिशिट डिमांड, है ना? इसमें 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट थे। पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर। बताओ, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएं या घटाएं? तो घटाना पड़ेगा ना। जब सरकार खर्च कम करेगी तो हम भी कम कमाएंगे, हम भी खर्च कम करेंगे। भाई, मैं सरकार हूं, अगर मैं खुद ही खर्च करूंगा तो आप लोग भी तो कम कमाएंगे। जब मैं खर्च करता हूं तभी तो आप कमाते हैं। तू खर्च करेगा तभी तो मेरी कमाई है। तूने फीस दी तो मुझे पैसे मिले। ऐसे ही जब मैं पैसे खर्चा करूंगा तब तेरी इनकम होगी। अगर गवर्नमेंट खर्चे रिड्यूस कर देगी तो लोगों की इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। वहां जस्ट अपोजिट। इसमें दूसरा एलिमेंट क्या था? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स होता था यहां पर। भाई मेरी बात सुन लोगे जरा। अब अगर सरकार टैक्स रेट बढ़ा देती है तो आप लोगों के हाथ में जो पैसा बचेगा आपकी कमाई में से, वो कम बचेगा ज्यादा। पैसा कम बचेगा तो आप खर्च भी कम करोगे। अगर सरकार टैक्स रेट घटा दे तो आप लोगों के पास जो पैसे बचेंगे वो पहले के मुकाबले ज्यादा बचेंगे। तो आप
डिमांड भी बढ़ा दोगे। यही करना है ना हमें। तीसरा था पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से उधार लेना। तो सरकार यहां पर क्या करेगी, बोरो करेगी पब्लिक से पैसा। पब्लिक का पैसा सरकार के हाथ में चला जाएगा, पब्लिक के हाथ में से पैसे कम हो जाएंगे, डिमांड भी कम हो जाएगी। यहां पर क्या कर देगी, रिडीम कर देगी। पब्लिक से जो उधार लिया था वो पैसा लौटाना शुरू कर देगी सरकार। पब्लिक का पैसा पब्लिक के हाथ में आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब चौथा वो क्या था बेटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ध्यान है क्या था, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। तो यहां पे सरकार नई करेंसी छापना कम करेगी जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी और यहां पर बढ़ा देगी। तो एमसीक्यू में तो यही पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसका मतलब तो कोई आता ही नहीं है बेटा। इसके अलावा फिर किसकी पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये किसकी होती थी, ध्यान दिलाओ। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती थी, याद दिलाओ बेटा कोई। ये किसकी पॉलिसी थी, ये थी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, आरबीआई। इस आरबीआई पॉलिसी को भी हम कितने हिस्सों में बांटते थे, 2। ध्यान है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता था, देखो इसमें सबसे पहले आता था बैंक रेट और दूसरा रेपो रेट। इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। बैंक रेट क्या होता था, लॉन्ग टर्म लोन का रेट होता था ये, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन का रेट होता था। ये लोन कौन किसे दे रहा है, ये आरबीआई देती थी, किसे, कमर्शियल बैंक को। इन दोनों केसेस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक लोन देना महंगा कर देंगे, लोग कम लोन लेंगे, मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा अगर, तो लोग ज्यादा उधार लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरा था इसमें रिवर्स रेपो रेट। ये क्या था, ध्यान दिलाओ, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। अब अगर सेम ये रेट बढ़ा देती है आरबीआई तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार ज्यादा देने लगेंगे, तो जनरल पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी।
और यहां इसका जस्ट उल्टा था। और क्या था यहां पर पॉइंट? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान है कुछ? क्या था ये? क्या था ये? सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। तो यहां पे आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी। आप लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे, पैसा आपके पास से आरबीआई के पास चला जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। और यहां पर आरबीआई क्या करेगी? परचेज करेगी। फिफ्थ, भैया 1 मिनट हो गया। सुनिए तो भैया, फिफ्थ, सीआरआर प्लस एसएलआर दैट इज एलआरआर। अब कोई अलग अलग लिख के पॉइंट बढ़ाना चाहे बढ़ा लो भैया। अब अगर आरबीआई या आरबीआई एसएलआर का रेट बढ़ा देती है तो बैंक अवेलेबल अमाउंट में से कम उधार दे पाएंगे, ज्यादा कम उधार दे पाएंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस होगी। रिड्यूस होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। और यहां पे जस्ट अपोजिट था। ये थे कौन से मेथड? क्वांटिटेटिव। लिख लो पहले इन्हें, फिर क्वालिटेटिव लिखवाता हूं। जाने को नहीं पता ना मेरा भैया बाहर ऐसा बात एक लाख रुपए का तो केवल एक सिंगल कार्ड है, इसके अलावा सुनिए बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, इतनी स्लो स्पीड से कैसे काम चलेगा? हेलो मैं देश से बात करूंगा, वो तो देख रहा हूँ ना, तो सबके पास ही जाता है। मैं देश से सब हुआ, मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा। हो गया भैया। हाँ जी, हो गए। अब आती है बात क्वालिटेटिव। बेटा ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांस हैं जिसमें वो हमसे पूछे विच वन इज नॉट क्वांटिटेटिव या विच वन इज नॉट क्वालिटेटिव। ध्यान देना इस बात पे। तो इसे ऐसे मत सोचना कि बस हम तो कोई भी 5 पॉइंट याद कर लें, लिखना नहीं है वहां पर, वहां एमसीक्यू पकड़ना है ना। तो इसका आने के चांस हैं बेटा बहुत सारे। सुनो, इसमें सबसे पहले आ गया मॉरल शोषण। क्या था ये मॉरल शोषण? शोषण, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंक को सीधी इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि तुम्हें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। मॉरल शोषण, SAUSION। सेकंड था यहां पर क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में दो बातें थी कि भैया उधार का रेशो बढ़ा दो। जैसे मैं कार खरीद रहा हूं 10 लाख की, तो बैंक मुझसे कह रहा है भाई साहब आप 1 लाख ले आओ, 90% हम फंड दे देंगे। अब नई पॉलिसी आती है, बैंक कह रहा है आपको 2.5 लाख खुद लाना पड़ेगा, हम केवल 75% लोन देंगे। तो आपके हिसाब से कार खरीदने वाले ग्राहक बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? तो डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ बैंक कहते हैं आप केवल 50,000 रुपए लिया, 95% लोन हम दे देंगे। अब कार खरीदने वाले बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ये एक क्रेडिट रेशनिंग का एक एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि एरिया बांट लिए बैंक ने कि हम इस काम के लिए लोन देंगे और इस काम के लिए लोन नहीं देंगे। तो ये सब चीजें क्या है बेटा हमारी, ये हो गई हमारी क्वालिटेटिव। मतलब ऊपर के अलावा कोई भी मेजर दिखे वो क्वालिटेटिव, सही है। तो इसके वाले क्वेश्चन मैं भेज दूंगा पीडीएफ में। इसके क्वेश्चन है मेरे लैपटॉप में पूरे मैक्रो के, तो वो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा आज करने के लिए। सीएफ में एक्सेस डिमांड बढ़ेगी या डेफिसिट डिमांड? बेटा एक्सेस और डेफिसिट डिमांड